गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको व्याकरण खंड से पाठ 23 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग के विषय में बताने जा रहा हूँ। देखिए, अनुच्छेद लेखन क्या चीज़ होती है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। ये आपके लिए नया विषय है। इसको कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, किस प्रकार लिखा जाता है और कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए जाते हैं। तो अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे खेत, खलिहान, बाग बगीचे, तालाब, नदी, पशु पक्षी। जब आप इन चीज़ों के बारे में अपने साथी को बताते हैं तो उनके मन में भी उन वस्तुओं, व्यक्तियों का चित्र साफ बनने लगता है। उन्हें अच्छा लगता है जब हम बोलकर नहीं बल्कि लिखकर किसी को बताएं तो पढ़ने वाले के दिल और दिमाग में एक चित्र बनने लग जाता है। छोटे छोटे वाक्यों में उन वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में लिखना है अनुच्छेद कहलाता है। फिर से छोटे छोटे वाक्यों में अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में संक्षेप में लिखना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लेखन में क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? अनुच्छेद लेखन में भूमिका, विषय विस्तार, मूल्यांकन सब एक ही अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। इसमें अलग अलग अनुच्छेद नहीं। सबसे पहले विषय को आप समझ लीजिए। विषय के बारे में क्रम निर्धारित करें कि पहले क्या लिखें, फिर क्या लिखें और अंत में क्या लिखें। विस्तार से बचें। अनुच्छेद लेखन को विस्तार में नहीं लिखा जाता, 6 या 7 लाइन में ही लिखकर समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद लेखन के समय भाषा, आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। लिखे हुए विषय को आप दोबारा पढ़ें। लिखे विषय को आप दोबारा पढ़ें। मान लो हमें स्कूल के बारे में अनुच्छेद लिखना है। सबसे पहले यह तय करेंगे, पहले छात्रों, अध्यापकों के बारे में लिखना है या स्कूल के मैदान आदि के बारे में। मैदान का वर्णन, भवन की मंजिलें, रंग रोगन, बैठने की व्यवस्था, जल व्यवस्था आदि के संबंध में निर्धारित करें और छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। प्रातःकाल का दृश्य। प्रातःकाल का दृश्य अगर विषय दिया गया है आपको तो अनुच्छेद कैसे लिखेंगे? सुनिए। प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। प्रातःकाल में धीमी धीमी हवा बहती है, इससे हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। प्रातःकाल सैर करने में आनंद आता है। जैसे ही सूर्योदय होता है अंधेरा मिट जाता है। पहले सूर्य की लालिमा फैलती है, फिर रंग पीला हो जाता है। धीरे धीरे आकाश में सूर्य सफ़ेद गोले की तरह चमकता दिखाई देने लगता है। पक्षियों की चहचहाहट कानों को बड़ी अच्छी लगती है। प्रातःकाल का दृश्य मन को ताजगी से भर देता है। बस इतना लिखना ही पर्याप्त होता है। समझ में? तो ये है प्रातःकाल का दृश्य। ऐसे ही अगर मान लो आता है मेरा कंप्यूटर का अनुच्छेद लिखिए, तो कैसे लिखिए आप? मेरे पास एक कंप्यूटर है, मुझे कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है। मैंने अपने स्कूल में इसे चलाना सीखा था। अब मैं अपने घर में इसका भरपूर अभ्यास करता हूँ। मैं MS वर्ड पर काम कर लेता हूँ। अब तो मैं इंटरनेट का प्रयोग करना भी सीख गया हूँ। इस पर मैं अपनी मनचाही सामग्री ढूंढ लेता हूँ। कंप्यूटर पर गेम खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद लिखा जाता है। अच्छा, कुछ और बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और क्या बात बताई जाए? तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या कोई बात सुनते हैं तो हमारे मन में भी विचार उठते हैं।
उन विचारों को लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। यह बहुत थोड़े से शब्दों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखना एक कला है। अनुच्छेद लिखना एक कला है। यह छात्रों को लेखन क्षमता को बढ़ाता है। यह छात्रों की लेखन क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए अनुच्छेद लेखन का अभ्यास हर दिन करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन से पहले निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। दिए गए विषय पर मन में विचार, जो टॉपिक आपको दिया गया उस पर पहले विचार करें। विषय पर एक क्रम से विचार करें। भाषा आपकी सरल, स्पष्ट और शुद्ध लिखें। विचारों को दोहराना नहीं है, पुनरावृत्ति, दोहराव नहीं होना चाहिए। सही शब्द और सही वाक्यों का प्रयोग करें। विषय से संबंधित जानकारी देते हुए अपने विचार लिखें। जैसे अब उदाहरण के रूप में मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। बरसात का एक अनुच्छेद लिखना है, बरसात का एक, तो क्या लिखेंगे? सुनिए। वर्षा ऋतु आज आ चुकी थी। सभी लोग पानी बरसने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन पानी था कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी कभी बूंदाबांदी होती थी, पर पानी जोर से नहीं बरस रहा था। उस दिन सुबह से ही आकाश में घने बादल छाए थे। थोड़ी देर में पानी झमाझम बरसना शुरू हो गया। मैं अपने मित्रों के साथ बाहर निकल आया। हम बच्चों को तो मानो नया जीवन मिल गया हो। हम पानी में खूब खेले, कागज़ की नाव बनाई, पानी में उन्हें तैराया। पर यह क्या, अचानक बारिश बंद हो गई। आसमान से बादल गायब हो गए और सूरज निकल आया। मुझे माँ की बात याद आ गई कि वो भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। उस दिन की मस्ती और आनंद मुझे हमेशा याद रहता है। तो इस प्रकार आप अनुच्छेद लेखन का काम कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन सृजनात्मक लेखन, अपने मन के भावों को किसी भी तरीके से, किसी भी विधा से लिखना और उसे पढ़ने और सुनने वालों को आनंद आ जाए। हम जो लिखे हैं उससे पढ़ने वाले को, सुनने वाले को आनंद आ जाए, ये एक अच्छा है। इसमें सादगी, अपनापन, आकर्षण होना चाहिए। सीधी सी बात, आप जैसा सोचते हैं वैसा अनुभव करें और लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अनुच्छेद लेखन क्रमवार होना जरूरी है। वाक्य परस्पर संबंध होने चाहिए। अनावश्यक बातों से बचना है और एक ही विषय पर हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। आपकी किताब में देखिए, मेरा बगीचा, हमारा झंडा, सच्चा मित्र, वर्षा ऋतु जैसे बहुत अच्छे टॉपिक दिए हैं जिन पर अनुच्छेद लिखा गया है। तो आप इस अनुच्छेद को पढ़िए और पढ़ने के बाद बिना देखे आप भी लिखने का अभ्यास कीजिए। ये जो तुम्हारे बुक पे पेज नंबर 193 दिया है, 194, 195 और 196 तक ये दिया है अनुच्छेद। उसका एक पहला है हमारा कुत्ता, दूसरा है पापा की मेज, तीसरा मेरा बगीचा, चौथा हमारा झंडा, पांचवा परीक्षा भवन है प्रवेश से पहले, और छठा है सच्चा मित्र, और सातवां है वर्षा ऋतु। सारे टॉपिक अच्छे। इनको पहले पढ़िए कैसे लिखा, एक बार और पढ़िए, फिर एक और पढ़िए। 3 बार पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। उसके बाद कलम उठाइए और उनमें से कोई भी एक विषय पर जैसा किताब में लिखा है वैसा ही देख कर लिखिए। आप पहले देख कर लिखिए, उसके बाद इन विषयों से हटकर बिना देखे आप कोई एक विषय पर लिखिए। जैसे इंटरनेट का विषय, महात्मा गांधी के बारे में आप लिखिए, नदी के बारे में आप लिखिए, समुद्र के बारे में। तो ऐसा जो टॉपिक आप अभी तक नहीं पढ़े हैं उस पर आपको लिखना है। तो
यूँ कहें कि मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते रहते हैं। वह विभिन्न विषयों पर सोचता है, विचारता है। विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी एक विषय को लेकर संक्षेप में उसके बारे में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी एक विषय को लेकर संक्षेप में उसके बारे में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। पहले जो विषय जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं उसकी मुख्य बातों पर विचार कर लें। इन्हीं मुख्य बातों पर आधारित छोटे छोटे वाक्य में लिखें। इन समस्त बातों को 10-12 पंक्तियों में ही लिखना है। विषय की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना है। पूरी विषय वस्तु को एक ही अनुच्छेद में लिखना है। पैराग्राफ चेंज नहीं करना है और अलग से कोई पैराग्राफ में नहीं लिखना है। इसी एक अनुच्छेद में आपको लिखना है। उदाहरण के रूप में एक और बता रहे हैं आपको, जंक फूड। देखिए, टॉपिक जैसा दिया गया जंक फूड के बारे में आप एक अनुच्छेद लिखिए, तो क्या लिखेंगे सुनिए। जंक फूड का चलन पूरे विश्व में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चिप्स, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि तले भुने खाने को जंक फूड की श्रेणी में गिना जाता है। फिर से सुनिए, जंक फूड का चलन पूरे विश्व में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चिप्स, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि तले भुने खाने को जंक फूड कहा जाता है। बच्चे हों या बड़े, जंक फूड का प्रभाव सभी पर पड़ता जा रहा है, परंतु इस जंक फूड को खाने के सिर्फ नुकसान ही है। जंक फूड को खाने से केवल नुकसान ही है। बच्चों पर इसका असर जल्दी पड़ता है। मोटापा इसका सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन हाल ही में की गई रिसर्च इस जंक फूड की और बड़ी कमी सामने लेकर आई है। यह रिसर्च बताती है कि जंक फूड न सिर्फ बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसका असर बच्चों के मानसिक विकास पर भी पड़ रहा है। मतलब जो बच्चे जंक फूड खाते हैं उनका दिमाग नहीं बढ़ता है या उनका दिमाग का विकास नहीं होता है। यह इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि जंक फूड का अधिक सेवन बच्चों को आईक्यू लेवल को कम कर देता है। अनुसंधानकर्ता में पाया गया है कि जंक फूड वास्तव में दिमाग को क्षति पहुंचाने वाले तले और प्रसंस्कृत खाने के सामानों में पाए जाने वाले रसायन दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले संकेत भेजते हैं, जिनसे उनकी भूख को नियंत्रित करने की क्षमता कम होती है। इन जंक फूडों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और सभी बीमारियों की जड़ होती है। इसी से कोलेस्ट्रॉल, हृदयाघात, रक्तचाप जैसी बीमारियां होती हैं। हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। कभी कभी ऐसे जंक फूड खाने में कोई बुराई नहीं, परंतु हमें इसका आदी नहीं होना चाहिए और इसके प्रभाव से बचने के लिए हमें योग और कसरत करते रहना चाहिए। तो ये है अनुच्छेद लेखन का उदाहरण। इसके अलावा आप और किन विषयों पर अनुच्छेद लिख सकते हैं, मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ। जैसे डिजिटल इंडिया, एकता का महत्व, गंगा प्रदूषण है और सत्य संगति, ग्लोबल वार्मिंग, आदर्श अध्यापक, स्वच्छ भारत, मेरा कंप्यूटर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भ्रष्टाचार, लड़का लड़की एक समान, राजभाषा हिंदी, मेरा प्रिय खेल आदि पर भी आप क्या है अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप कहा जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद लिखना, अनुच्छेद में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को प्रकट करना होता है। इसलिए थोड़ा सा अंतर, थोड़ा भिन्न भी है, जिसको आपको समझना है। तो इस प्रकार आज हमने आपको
अनुच्छेद लेखन के बारे में यहाँ पर बताया है। अब देखिए, आपके पाठ्यक्रम में जो ग्रामर हमने बताया प्राय सब बताते हैं। सभी के प्रश्नोत्तर को बुक में आपको करना है। कुछ बड़े प्रश्न उत्तर हैं जिनको नोटबुक में आप लिख सकते हैं, बाकी को आप बुक में लिखिए। आंसर शीट आपको मोबाइल में हमने आपको ग्रामर से जुड़े सारे उत्तर भेज दिए हैं। आप उस मोबाइल से आपके पास जो उसके आंसर शीट से सारे उत्तर को देखिए और यहाँ पर बुक में लिख लीजिए। आपकी बुक की जाँच होगी, आपकी नोटबुक की जाँच होगी, तो दोनों में प्रश्नोत्तर कार्य होना चाहिए। जो बुक में करने का प्रश्नोत्तर कार्य बुक में कीजिए और जो नोटबुक में करने का है उसको नोटबुक में कर लीजिए। इसको खुलने पर हम इसकी जांच करेंगे। तो निबंध लेखन ऐसे राइट। देखिए, ये अभ्यास है, इसके लिए आपको अभ्यास करना है। निबंध लेखन एक कला है। निबंध लेखन हेतु विषय की पूरी जानकारी और भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए। निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से लिखना पड़ता है। सरलता, रोचकता के लिए छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए। विषय वस्तु की मुख्य बातों को अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए और आवश्यकतानुसार मुहावरों, कहावतों का भी प्रयोग करना चाहिए। आप किस विषय पर निबंध लिख सकते हैं वो बता दें। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, परिश्रम का महत्व, वर्षा ऋतु, व्यायाम का महत्व है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, स्वदेश प्रेम, दूरदर्शन, इंटरनेट, समाचार पत्र का महत्व, अनुशासन का महत्व, पुस्तकालय, समय का सदुपयोग है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरे जीवन का लक्ष्य, पर्यावरण प्रदूषण है, लाल बहादुर शास्त्री, परोपकार, मनोरंजन के साधन आदि आदि विषय पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। ये टॉपिक हमने आपको बताए हैं। इस टॉपिक पर आप निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। बहुत सारे टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक पर आप लिखिए। हफ्ता में एक बार आपको एक पत्र और एक निबंध जरूर लिखना है, जिससे आपको लेखन में लिखने का अभ्यास बना रहे और परीक्षा में आप अच्छे तरीके से लिख सकें। देखिए, कुछ जनरल बातें हम आपको साथ शेयर करना चाहते हैं। हर चीज़ में आवाज़ होती है। जूता चरमराना, जूते की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? चरमराना। सिक्के खनखनाना, पानी टपकना, कपड़ा सरसराना, बिजली कड़कना, घड़ी टिक टिक करना, दरवाज़ा खटखटाना, हवा साए साए, बम धमाका, तारे टिमटिमाना, बूंद टप टप करना, चूड़ियाँ खनकना, झरना झरझर झरझर करना, नदी कलकल करना, बादल गरजना, पायल छन छन करना, चारपाई चरचर करना। ये देखिए, ये जो साउंड है, कुछ जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ जो है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। अच्छा, हिंदी भाषा में आपको व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाक्य, शब्द भंडार, मुहावरे, कहावतें, विराम चिन्ह, अपठित गद्यांश, संवाद लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन आदि के बारे में हमने बताया है। इन विषयों को आपको पढ़ना है और इन विषयों के अलावा इन विषयों पर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सहायता की दरकार है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको 7892950506 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर समय समस्या के समाधान के लिए, सहायता के लिए तैयार हैं। आप पढ़िए, आपको पढ़ना है, लिखना है और समझना है। पढ़ो, लिखो और समझो। इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो हमसे पूछो, हम आपकी मदद करेंगे। तो
भाषा में भाषा संबंधी सारी जानकारी दी जाती है, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा है, लिपि, व्याकरण, बोली आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन होते हैं। अच्छा, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। हास्य स्वर किसे कहते हैं? ये हास्य स्वर और दीर्घ स्वर को आपको इसमें आता है संधि में। हास्य स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। अनार का अ, मिल का ई, उल्लू का उ और इसी, ये जो 4 हैं ये हास्य स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने के लिए अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये है दीर्घ स्वर। अच्छा, इसके अलावा देखिए वर्ण विच्छेद। विच्छेद मतलब होता है अलग अलग, शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वर के 3 भेद होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। शब्द विचार में देखिए, आपको बताएं शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, बनावट के आधार पर शब्द भेद आदि हैं। अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। प्रथम शब्द, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, पुष्प, दही, आम्र आदि। प्रभव शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घृत से घी, अग्नि से आग, दुग्ध से दूध, दधी से दही, ग्राम से गांव, कर्ण से कान, जीवा से जीव। तो ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। इसके अलावा देखिए विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मृति। ये ऐसी चीज़ें हैं ग्रामर में जो आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ग्रामर एक ऐसा विषय है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो उड़िया हो, आपको हर दिन पढ़ना है। ग्रामर पढ़ने से आपको आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी भाषा सुधरेगी और आप कभी भी लिटरेचर विषय पर कभी भी आपको कोई समस्या आपकी नहीं है। तो हिंदी में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया,
विशेषण आदि हैं, इस सब को भी पढ़ते रहना है। और पढ़ने के साथ लिखना भी है, लिखने का भी अभ्यास। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, हर क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि को बताने वाला भाववाचक संज्ञा कहलाता है। सुंदरता, थकावट, बचपन, वीरता आदि, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में सवाल आते हैं, जैसे दोस्त, जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? दोस्ती। मानव से मानवता, बच्चा से बचपन है, और चोर से चोरी, लड़का से लड़कपन। सर्वनाम में बनेगा अपना से अपनापन है। विशेषण में बनेगा अच्छा, अच्छाई, कठोर, कठोरता, प्यासा, प्यास है। विशेषण में और है सरल, सरलता। क्रिया में देखो, खेलना, खेल, धोना, धुलाई, लिखना, लिखावट, ये भाववाचक संज्ञा। तो अभ्यास, अभ्यास की तरह संज्ञा के विकार हैं, जिसमें आप देखेंगे लिंग, वचन, कारक, ये 3 संज्ञा के विकार। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद? लिंग के 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्री। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, चाचा, घोड़ा, शेर आदि। और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, बालिका, घोड़ी, शेरनी आदि। लिंग की पहचान बहुत प्रकार से होती है। लुहार एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगी? लुहारिन। समझे? लेखक, लेखिका, ऊंट, ऊँटनी, आचार्य, आचार्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा, प्राचार्य, प्राचार्या, दास, दासी, पंडित, पंडिताइन, युवक, युवती, वर, वधू, विधुर, विधवा, नर, मादा, प्रार्थी, प्रार्थनी, हाथी, हथनी, स्वामी, स्वामिनी, नेता, नेत्री, विधाता, विधात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, रूपवान, रूपवती, गुरु, गुरुआइन। ध्यान रखिए, गुरु का गुरुआइन होता है। भील, भीलनी, सिंह, सिंहनी, ठाकुर, ठकुराइन। तो ये हर दिन अभ्यास करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, और ये हमेशा पढ़ते रहना है, तब आप इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। जैसे वचन, नंबर। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक वस्तु या एक व्यक्ति या अनेक वस्तु और अनेक व्यक्तियों का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। जैसे किताब, किताबें, किताब एक वचन है, किताबें क्या होता है? बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध होता है एक वचन, और अनेक संख्या का बोध होने पर बहुवचन कहलाता है। पक्षी उड़ता है एक वचन। बहुवचन क्या हो? पक्षी उड़ते हैं। बहुवचन में जब पक्षी उड़ते हैं। मैंने घर देखा एक वचन, मैंने घर देखे बहुवचन। कवि कविता लिखता है, बहुवचन होगा, कवि कविता लिखते हैं। साधु भजन गाता है, साधु भजन साधु भजन करता है,
साधु भजन करते हैं। तो ये है वचन। वाक्य बनाओ, वचन से वाक्य बनाओ। तो इसके बाद आता है तुम्हारा कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनकी क्रिया के साथ संबंध पद का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया के साथ संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। बस, धन्यवाद। आज इतना ही। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।